दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, आज आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सभी राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण। इस वीडियो के अंदर आयकर का परिकलन के अंदर स्लैब का निर्धारण करना। जी साथियों, जानिए आपके लिए नई व पुरानी स्लैब में कौन सी सही रहेगी, उदाहरण सहित हम यहाँ पर बात करेंगे। एक उदाहरण लेंगे, उसके अंदर हम पुरानी स्लैब और नई स्लैब दोनों के अंदर आयकर की गणना, इनकम टैक्स की गणना की कौन से में कितना इनकम टैक्स बनता है। साथियों, यह आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर की निम्नलिखित 2 स्लैब दी गई है। इन स्लैबों में से एक स्लैब का चयन करना है और अभी फिलहाल राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने एक आदेश भी जारी कर रखा है। आयकर का परिकलन वित्तीय वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर का परिकलन पहले से ही करना है और स्लैब का चयन करके परफॉर्मा दिया गया है। उस परफॉर्मे में आपको विकल्प पत्र भरकर देना होगा। इसका एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाकर विकल्प पत्र का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वहां पर जब विकल्प पत्र का चयन करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी जो आय है, वार्षिक आय है, उसमें नई और पुरानी स्लैब के अंदर कौन से में इनकम टैक्स ज्यादा और कम बन रहा है, कौन सी लाभदायक रहेगी। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षा विभाग और नवीनतम वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। जी साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर की निम्नलिखित 2 स्लैब दी गई हैं। इस स्लैब को मैं यहाँ पर पुनः एक बार आपके सामने बता रहा हूँ, जिससे हम यहाँ पर पुरानी और नई दर के अंदर जो भी आपके परसेंटेज का जो डिडक्शन दे रखा है, आप देख रहे होंगे कि पुरानी दर के अंदर और नई दर के अंदर 2.5 लाख रुपए तक शून्य है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। वरिष्ठ नागरिक हेतु यहाँ पर 3 लाख तक की छूट दी है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक पुरानी और नई दर के अंदर आप देख रहे होंगे कि 5% दोनों में बराबर है। और साथियों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस पूरी टेबल को हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंदर आपके यहाँ पर प्रारंभ के अंदर 5 लाख रुपए तक वरिष्ठ नागरिक के लिए यहाँ पर आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं जहां से टैक्स शुरू होता है, यहाँ पर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक पुरानी दर के अंदर आप देख रहे होंगे 20% और नई दर के अंदर है 10%। 7.5 से 10 लाख रुपए तक यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पुरानी दर के अंदर 20% और नई के अंदर 15%। तो आपको लग रहा है कि नई दर के अंदर यहाँ पर जो टैक्स का परसेंट है वो कम होता जा रहा है। 10 से 12.5 तक आप देखें, पुरानी में 30% और नई के अंदर 20% है। 12.5 से 15 लाख रुपए तक आप देखें 30% और 25%। जी साथियों, 15 लाख से अधिक के अंदर दोनों के लिए यहाँ पर आप बराबर देख रहे हैं। हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें सभी कार्मिकों का यहाँ पर जो है गणना करने में सहायक होगा। जैसे हम साथियों यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गणना की जो स्लैब दी गई है, उन स्लैब के आधार पर हम यहाँ पर तय करेंगे। जैसे एक हमने उदाहरण ले लिया है, यहाँ पर यदि हम उदाहरण लें, उदाहरण हम ये ले रहे हैं कि किसी कार्मिक को एक वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपए की आय होती है। पुरानी स्लैब से आय की गणना कैसे होगी, निम्न प्रकार से होगी। उदाहरण के लिए कुल आय यहाँ पर हो गया है 15 लाख रुपए। स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो 50,000 रुपए का होता है। यहाँ पर एचआरए 50,000, हमने यहाँ पर एक उदाहरण मात्र एचआरए 50,000 लिया है समझाने के लिए। हो सकता है आपके 30,000, 40,000, 70,000 कितना भी आपका वार्षिक एचआरए हो सकता है, आप स्वयं अपना एचआरए यहाँ पर लिख सकते हैं। होम लोन इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड 50,000 रुपये लिया है, हो सकता है आपके 17,000, 1.5 लाख रुपए या 40,000 रुपये हो सकता है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर एचआरए और होम लोन यहाँ पे रखेंगे इंटरेस्ट, एक स्टैंडर्ड राशि लिखी है मैंने, तो आपके उतना ही इनकम टैक्स कम होता जाएगा। तो हम देखें कि यहाँ पर आपके 15 लाख रुपए में से आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एचआरए 50,000, लोन, तो ये आपके यहाँ पर 1.5 लाख रुपए माइनस कर दिए गए। शेष आपके आय कर योग्य यहाँ पर 13.5 लाख रुपए यहाँ पर पुरानी दर के लिए यहाँ पर शेष बचते हैं।
जी साथियों, यदि हम यहाँ पर बात करें शेष जो बचे हुए 13.5 लाख रुपए हैं उनमें कटौतियां 1.5 लाख रुपए की आपकी वैसे जो छूट होती है वो सभी के लिए लागू होती है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके जितने भी आपके 80G, 80D, 80DD, 80E, 80G जितने भी आपके अन्य डिडक्शन हैं जो चैप्टर 6A के अंदर दिए गए हैं उनको हमने यहाँ पर कटौतियों को एक साथ समझाने के लिए 1.5 लाख रुपए ले लिया है जो मैक्सिमम है। हो सकता है आपके यहाँ पर 1,20,000 हो, 1,30,000 हो, जितनी आपकी कटौतियां हैं आप यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए मैंने लिया है। कटौती जो एनपीएस की अतिरिक्त जो 10% एनपीएस कार्मिक हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर 50,000 रुपए और लिया है। अर्थात हमने जो कटौतियां पुरानी स्लेब के अंदर है 1.5 + 50 अर्थात 2 लाख रुपए उनको मैक्सिमम मानते हुए हमने यहाँ पर कटौती ले ली है। अतः आपके कर योग्य जो 13.5 लाख रुपए थे उसमें से 2 लाख रुपए हमने घटा दिए, तो आपके लास्ट शेष जो टैक्स योग्य आय है वो आपके 15.5 ये 11.5 लाख रुपए आपके 11,50,000 रुपए यहाँ पर शेष बचता है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स योग्य जो आय आपकी 11.5 लाख रुपए है उसके अंदर यदि हम बात करें तो आपके स्लेब में जब प्रारंभ में हमने 2.5 लाख रुपए में जो दर है वो शून्य थी, इसी आधार पर हमने उस 2.5 लाख रुपए की शून्य दर यहाँ पर बात की है। यदि 11.5 लाख में से प्रारंभ के जो 2.5 लाख रुपए हैं जिसपे किसी प्रकार की छूट नहीं है उनको घटा दिया जाए तो शेष आपके 9 लाख रुपए पुराने स्लेब में आयकर की गणना के लिए यहां पर काउंट होंगे। जी साथियों, हम 15 लाख रुपए लेके चले थे पुराने स्लेब में और हम यहां पर 9 लाख रुपए पर पुराने स्लेब की आयकर की गणना कर रहे हैं। जैसे जो शेष 9 लाख रुपए है तो पुरानी स्लेब के अनुसार प्रथम जो 2.5 लाख रुपए हैं, कौन से 2.5 लाख रुपए, जो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स का जो छूट थी 5%, उसका यदि टैक्स की गणना करें तो यहां पर आपके 12,500 रुपए टैक्स बनता है। जी साथियों, यदि पुरानी स्लेब में और नई स्लेब में किसी के भी यदि 5 लाख रुपए से यहां पर थोड़ा सा भी 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आपके 5% लगते हैं, सीधे ही 12,500 रुपए लगते हैं। द्वितीय किसकी यदि मैं बात करूं तो यहां पर द्वितीय जो 2.5 लाख रुपए हैं उन पे 20% लगेगा, अर्थात इस 2.5 लाख रुपए के इनकम टैक्स बनता है 50,000 रुपए। तृतीय 2.5 लाख रुपए का 20%, इसका 50% बनता है। और शेष 1.5 लाख रुपए, कौन से शेष 1.5 लाख रुपए कि हमने यहाँ पर 2.5 करके 3 बार कर लिया तो 7.5 लाख हो गए और 9 लाख रुपए में से यदि 7.5 निकालें यहाँ पर तो शेष 1.5 लाख रुपए यहाँ पर शेष बचते हैं। लेकिन शेष 1.5 लाख रुपए पर अब टैक्स बन रहा है पुराने स्लेब में 30%, तो 1.5 लाख रुपए का 30% हो गया 45,000 रुपए। तो आपके 12,500, 50,000, फिर 50,000 और ये 50,000, ये कुल मिला के आपके यहाँ पर बन जाते हैं। आपके जो कुल टैक्स आपके होता है वो होता है आपके 1,57,500 रुपये। ये टैक्स बनता है आपके 15 लाख रुपए का, जो प्रारंभ में हमने छूट दी थी उन छूट को सभी को निकालते हुए शेष 9 लाख रुपए में से आपके यहाँ पर जो पुराने स्लेब का 0%, 5%, 20% और 30%, इसके आधार पर जो हमने टैक्स कैलकुलेशन किया है वो आपका टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पर बन जाता है 1,57,500 रुपये। जी साथियों, यहाँ पर यदि हम बात करें जिन कार्मिकों जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपए है और यदि नई स्लेब का चयन करता है तो आयकर की गणना निम्न होगी। अभी हमने 15 लाख रुपए में उसी कार्मिक के पुरानी स्लेब की बात की है, अब हम बात करते हैं नई स्लेब की। टैक्स में छूट 0%। यहां पर विशेष बात यह है कि जैसे पुराने स्लेब के अंदर जितने भी प्रकार के स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, हाउस रेंट की बात करें, इंटरेस्ट होम लोन की बात करें, अन्य जो डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर है जितनी भी छूटें थी वो किसी प्रकार की छूट यहां नई स्लेब के अंदर नहीं दिया गया है। सीधे ही नई स्लेब की 0% की हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए जो प्रारंभ है उनमें टैक्स में जो छूट 0% थी 2.5 लाख रुपए, उसको हमने शेष कर दिया है तो 12.5 लाख रुपए यहाँ पर सीधे ही आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर शेष जो 12.5 लाख रुपए बने हैं उन पर आयकर की गणना करनी होगी, अर्थात प्रथम जो 2.5 लाख रुपए हैं उन पर नई स्लेब के अनुसार प्रारंभिक के 5% से बनता है यहाँ पर 12,500 रुपए। द्वितीय 2.5 लाख रुपए पे बनता है यहाँ पर 10%। जैसे द्वितीय 2.5 लाख पे वहां पर सीधे ही बात करें थे 20% की, लेकिन यहाँ पर है 10%।
25,000 रुपये। तृतीय 2.5 लाख रुपए पे वहां पर बात कर रहे थे 20% की, लेकिन नई स्लेब में अंदर है 15%, तो यहाँ पर हो गया 37,500। चतुर्थ 2.5 लाख रुपए पर वहां पर 30% था, यहां पर है 20%, जिसके आधार पर बन रहा है यहां पर 50,000 रुपए। और पंचम 2.5 लाख रुपए पर अंतिम जो है वो 30% है, जिसका बन रहा है 62,500 रुपये। जी साथियों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके जो पुरानी स्लेब नई स्लेब है, नई स्लेब के अंदर यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके बन जाता है यहाँ पर जो आपका इनकम टैक्स बन जाता है वो हो जाएगा आपका टोटल इनकम टैक्स, कुल जो टैक्स योग्य है वो 1,87,500 रुपये। जी साथियों, यदि हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप पुरानी स्लेब और नई स्लेब की तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जैसे कि हमने यहां पर 15 लाख रुपए पर पुरानी स्लेब के अंदर टैक्स बन रहा था आपका 1,57,500 रुपये, और हमने कैलकुलेशन करके देखा है नई स्लेब में टैक्स बन रहा है 1,87,500 रुपये। दोनों का जो अंतर है वह है 30,000 रुपये। जी साथियों, यदि 15 लाख रुपए के अंदर दोनों स्लेब की यदि हम बात करें तो दोनों के अंदर मोटा मोटा अंतर आ रहा है, कुल मिलाकर यहां पर 30,000 रुपये। आप अपनी यहां पर देख सकते हैं कि आपकी आय का उदाहरण स्वयं ले और मिलान करके गणना कर सकते हैं कि पुरानी स्लेब का चयन में कितना लाभ है। साथियों, जैसे जनरल बात करते हैं कि 10 लाख रुपए तक पुरानी स्लेब अच्छी है और 10 लाख रुपए के बाद में नई स्लेब अच्छी है, तो यहां पर मैंने क्लियर कर दिया गया है 15 लाख रुपए तक की आपकी आय के अंदर पुरानी स्लेब ठीक है, अच्छी है, लाभदायक है। आपके नई स्लेब के अंदर ज्यादा टैक्स बन रहा है। फिलहाल जिनके यहाँ पर एनपीएस की कटौती नहीं है, हाउस रेंट की नहीं है, या आपके अन्य किसी प्रकार का लोन नहीं है, तो आप अपने वहां पर अपनी संख्या लिखकर नई और पुरानी का कैलकुलेशन करके इस दिए गए परफॉर्मा के अंदर जो आपको जमा करवाना है, स्लेब का चयन करना है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझकर अपने उदाहरण लेकर स्वयं जांच कर तय कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।